रिकॉर्डिंग होगा तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, तो हम लोग क्या देखें कि कबीर दास एक समाज सुधारक के रूप में आपके सामने आज ज्यादा याद किए जा रहे हैं, ना कि कवि के रूप में। अच्छा, समाज में सुधार ये लाए कैसे? अब आप दो चार अगर समाज सुधारकों के नाम को गिनाया जाए या आपसे पूछा जाए तो इनके अलावे और कौन सा नाम आपके दिमाग में इमीडिएट आएगा जिसको हम इतिहास में सोशल रिफॉर्मर के रूप में जानते हैं? बोलिए। महात्मा गांधी। ये कौन बोला? महात्मा गांधी स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अंग्रेजों से खूब पैरवी किए हाथ जोड़कर। दैट्स ऑल। समाज में सुधार लाने वाले, एक्ट बनवाने वाले, बड़ी बड़ी जो अंधविश्वास से भरी परंपराएं आ रही थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले अगर कोई थे भारत के, तो वो पहला नाम आपको आएगा राजाराम मोहन रॉय। इनको आप भूल नहीं सकते हैं। एज ए स्टूडेंट इनका नाम आपके लिप्स पर होना चाहिए। अगर इन सारी बातों को नहीं पता है तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर क्लास 10, वेरी अनफॉर्चुनेट। राजाराम मोहन रॉय बंगाल के थे और इन्होंने कई ऐसे सुधार किए। सुबह आपको हम सती प्रथा के बारे में बता रहे थे ना विस्तार से ऑफलाइन क्लास में। बोलो उधर से बच्चे। यस मैम। हाँ, तो सती प्रथा को कानूनी रूप से भारत में लागू करवाने वाले यही थे, राजाराम मोहन रॉय। इससे पहले अब देखो, कवि को भी हम समाज सुधारक मान रहे हैं। वो कैसे सुधारा? बहुत सारे कवियों को राष्ट्र कवि का भी सम्मान मिला है। वो कैसे हुआ? तुम तो भाई कवि हो, तुम साहित्यकार हो, तो वो ऐसे होता है कि वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं या जो अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं उसको शब्दों के माध्यम से अपनी रचनाओं में ऐसे आग उगलते शब्दों के साथ पिरोया है कि पाठक गण के मस्तिष्क में एक हलचल मचती है। लोग उनके आह्वान और उनकी आवाज को समझते हैं और उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उतावले हो जाते हैं उनकी रचनाओं को पढ़कर। अब आपको बताते हैं कि बहुत आप कहानी सुने होंगे पृथ्वीराज चौहान की और महाराणा प्रताप की और महारानी लक्ष्मीबाई की और अंग्रेजों से 1987 जो पहला सिपाही विद्रोह था जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। 1857 में जो आंदोलन चला, जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त, उसके जो बैरियर थे, योद्धा थे, वो तलवारों से लड़े। ठीक है, लेकिन जितने साहित्यकार हुए, कवि हुए, वो शब्दों से लड़े। शब्द में वो शक्ति होती है जो तलवारों में नहीं होती। आप ये सुने होंगे ना, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजय अपार। तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? कलम। कलम चाहिए। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजय अपार। मन में ऊंचे भाव चाहिए। कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। कलम वो आग उगलती है जो यूक्रेन और रसिया का तोप भी नहीं उगल सकता है।
अक्षरों और शब्दों में वो शक्ति होती है जिसके आगे आपका सारा मिसाइल फेल हो जाता है। रचनाओं में वो शक्ति होती है जिसके आगे आपका सारा परमाणु बम फेल हो जाता है। इसलिए हम मन में ऊंचे विचार रखते हैं, तन में बहुत बड़ी शक्ति रखें कि सामने वाला हमको कभी हरा नहीं सके, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, क्योंकि बल से ज्यादा बुद्धि प्रखर होती है। जिस किसी ने विश्व पर अपना परचम लहराया और दुनिया में अपना नाम किया और अपराजय रहा, वो शख्स सबसे पहले आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं सिकंदर महान। उसने अपनी शक्ति के बल पर विश्व को अपना गुलाम नहीं बनाया, विश्व के अधिकांश देशों पर उसका परचम लहराया, बल्कि बुद्धि के बल पर, विचारों के बल पर। और दुनिया में उसी को याद किया जाता है जिसके विचार उत्तम होते हैं। इसलिए हमें कलम चाहिए। उन उत्तम विचारों को हम कलम के माध्यम से पन्ने पर उतारते हैं, और जब वो जनता के बीच जाती है तो वो काम वो करती है जो तलवार नहीं कर सकता है। तो एक से एक कवि हुए जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जो सुधार किए भारत में, जो विचारों को रखे, भाईचारे का संदेश दिए, लोगों को एक बनाए, उन्हीं कवियों को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला, जिसमें आप माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्लास 9 में पढ़े होंगे। उनको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, विशेषण मिला है, उनके नाम के आगे एडजेक्टिव स्पेशल वर्ड लगा हुआ है। एडजेक्टिव क्या होता है? स्पेशल वर्ड। हाँ, नाउन के लिए समथिंग स्पेशल जो लिखा जाता है वही है एडजेक्टिव। तो उनको वो विशेषण मिला नाम के आगे, राष्ट्र कवि। और दूसरे कौन से कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला और नाम के आगे उन्हें राष्ट्र कवि लिखते हैं? बताओ, बोलो। कोई नहीं बोलेगा। सिद्धि भाग गई? नो मैम। यस मैम। बोलो। मैम मे बी मैम नहीं पता। हर्ष, रोजी, मैम नहीं पता। तुम लोग राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम नहीं सुने हो? नहीं पता बोल देते हो बच्चों। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम नहीं सुना? बोलो। पार्टिसिपेंट्स का कॉलम निकाल दो। अच्छे का कॉलम यही क्यों दिख रहा है? दो हाँ देखो, तो एक हम राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़े कक्षा 9 में। कौन सी रचना है उनकी, बताओ तो। कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। और रामधारी सिंह दिनकर को अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं? बोलिए तो जल्दी से, यस और नो। यस मैम, पढ़े हैं। हाँ, कौन सी रचना है उनकी, कौन सी छोटी सी कविता है और किस क्लास में है? मेहंदी जब सहती है प्रहार, बन जाती ललनाओं का श्रृंगार। ये पंक्ति कहाँ पढ़ा और किस क्लास में पढ़ा? मेहंदी बीच जो लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है।
खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये कक्षा 7 में 7 में है डीएवी के बुक में। तो पीछे वाली बात तो तुम लोगों को कभी याद होता नहीं है, सब पीछे भूलते जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है, पीछे की बातों को कैरी करो, है ना। तो हम राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजते हैं, वैसे कवियों को राष्ट्र सम्मान देता है जो राष्ट्र हित से संबंधित ज्यादातर जिनकी रचनाएं होती हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय भी देख लिए, कबीरदास जी भी देख लिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को भी थोड़ा बहुत समझ लिए, और माखनलाल चतुर्वेदी जी को तो पढ़े ही हैं, कैदी और कोकिला। वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के एक बहुत बड़े पुरोधा थे, और उन्हें भी अन्य नेताओं की तरह जेल में डाला गया था, क्योंकि वो भी जो लिखते थे तो देश के लिए लिखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, है ना। ये किनके लिए कहा जा रहा है बच्चों? बाल गोविंद के लिए। बाल गोविंद भगत के लिए कहा जा रहा है कि वो किसी का मतलब, देखो संत क्या होता है, सारांश, संत हर मायने में संत थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम खेत में पैदा किए तो आज होता है कि खेत में जो पैदा हुआ है उसका आधा हम हिस्सा रख लेते हैं, है ना। लेकिन वो कैसे खेतिहर थे, जरा सोच के देखो कि वो कैसे खेतिहर थे कि वो सबसे पहले मालिक को ले जाकर दे देते थे, है ना। मालिक को दे देते थे, और मालिक खुशी से जो रिटर्निंग में देता था ना, उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। ये बड़ी बात है बच्चों कि लो, ये सारा आपके खेत का पैदा है, अब इसमें से जो आप हाथ उठाकर दे देंगे वही हमारा, उसी में हम गुजारा करेंगे। एक संतोषप्रद जीवन, किसी भी चीज की कोई उत्कट लालसा और प्यास नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, धन जमा करना नहीं, बड़ा आदमी बनना नहीं, डींगे हाँकना नहीं, है ना। और उसके साथ साथ इस व्यक्ति को क्यों याद किया गया, इस शख्स को क्यों हम आज याद कर रहे हैं, उन बातों के लिए ये याद किए जा रहे हैं जो उन्होंने तत्कालीन समाज में अपने विचारों द्वारा और अपने कर्तव्यों द्वारा सुधार लाने का प्रयास किया। सुबह के कक्षा में आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि इन्होंने कितनी तरह की अंधविश्वासों का खंडन किया है, अपने जीवन से ही इसकी शुरुआत की है अच्छी बातों की, और तत्कालीन समाज में जो व्याप्त थी कुरीतियां उसको तोड़ने और हटाने का एक भरसक प्रयास किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना कभी कोई यूनिवर्सिटी देखा है, ना कॉलेज देखा है, ना कोई पढ़ाई देखी है, और फिर भी इतने उत्तम विचार एक अपने आदर्श को मानकर, एक आदर्श पुरुष कबीरदास जी को रखकर, आप लोग भी अगर कबीर के जीवन को देखिएगा तो कोई भी व्यक्ति उनको अपना आदर्श बना सकता है। और अभी जितनी वैमनस्यता दो संप्रदायों के बीच बढ़ गई है कि आप देख रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर निकल रहा है और दोनों के बीच कांटे का टक्कर छिड़ा रहता है, ऐसी स्थिति में कबीर को याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने
दोनों धर्मों को एक करने के लिए अथक प्रयास किया। 2 पंक्ति का तो उनका दोहा होता है, कबीर के दोहे, सिर्फ 2 पंक्ति। वो 2 पंक्तियां इतना कुछ बोलती हैं, इतना कुछ कहती हैं, जिसके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता है। गागर में सागर भरने वाली बात है कबीर के दोहों में, है ना। कोई भी दोहा आप उठा लीजिए, तो वैसे लोगों को हम अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं, है ना। वैसे लोगों को हम अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं, जो हमारे जीवन को संवार देते हैं और हमें भी उनकी तरह पॉपुलर और लोकप्रियता दिलवाते हैं, और हम भी मरकर अमर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आदर्श बनाना एक आदर्श पुरुष का ही लक्षण हो सकता है।